जनरल सर्कुलेशन। ठीक है, दिखाओगी बेटा। ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में हमने जस्ट स्टार्ट किया था, एंड दिस वाज द जनरल सर्कुलेशन, जिसका हमने लास्ट बात की है कि पूरी बेटा बात नहीं करो, बस पूरी बॉडी में जो जनरल सर्कुलेशन होती है वो कैसे होती है, इसको एक फ्लो चार्ट भी बनवाया था, बाद में बात। ठीक है, आज हम थोड़ा सा चैप्टर के मेन कोर में जाएंगे जो अब तक हम लोग नहीं जा सके। मैं फिर बता दूं, इस चैप्टर में हम लोग पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहे हैं जिस सिस्टम को, वो क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब तक मेरे साथ आप 3 सिस्टम कर चुके हैं, एक थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम होमियोस्टेसिस में, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि रीनल सिस्टम एक्सक्रीशन में, और डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स वाले चैप्टर में। तो अब ये चौथा सिस्टम चल रहा है ह्यूमन का, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम का। मैंने बताया था सिस्टम क्या होता है, अकेला ऑर्गन सिस्टम नहीं कहलाता, बल्कि डिफरेंट ऑर्गन्स जब मिलकर काम करते हैं तो सिस्टम बनता है। यस और नो? जब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलकर काम करते हैं तो सिस्टम बनता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर काम करते हैं? 3। पहला कंपोनेंट क्या है? पहला कंपोनेंट क्या होता है किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम का? वो है पंपिंग यूनिट विच इज हार्ट। जी सामने को बोले सर, मैं क्लास में हूं, मैं ठीक हूं, बोले। हाँ मैं आता हूँ, बोले बोला बोले। हाँ 9:30 जी ओके। पहला कंपोनेंट क्या है? हार्ट, जो कि पंपिंग यूनिट होता है। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट क्या है? वेसल्स, जो कि रास्ता होता है, चैनल्स होते हैं। और तीसरा कंपोनेंट क्या है? ब्लड। ठीक है, और मैंने एक बात और भी बताई थी कि सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपकी बॉडी में 2 हैं। ये वाला जो हम लोग बात कर रहे हैं कौन सा वाला है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। याद कीजिए मैंने आपको मेंशन किया था कि देयर आर 2 सर्कुलेटरी सिस्टम वर्किंग इन योर बॉडी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फैटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। आपकी बॉडी में 2 सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं, एक में ब्लड रन करता है और एक में लिम्फ रन करता है। उसकी भी आखिर में डिस्कशन है थोड़ी सी, तुमने अभी भी नोट्स लिए है ना, इसका मतलब अपना पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू तो नहीं किया होगा, बस रखो उसको सर याद है ना, उसको फ्रेम करा सर मैंने पढ़ना शुरू किया। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हम डिटेल में करने लगे। क्या कहा मैंने? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ सिस्टम दैट इज मेजरली कंप्राइज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स, हार्ट, वेसल्स एंड ब्लड। प्राइमरीली आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे? पहले ब्लड करेंगे। ठीक है, आज पूरी डिस्कशन ब्लड की पेज देते हैं, ब्लड की बता देते। ठीक है, और याद कोशिश कीजिएगा ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसमें काफी ज्यादा थ्योरी है, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट है, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। लेकिन अच्छी बात क्या है, सारी आपके बारे में तो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। और अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो तो जो कॉमन हम लोग सुनते रहते हैं बातें ब्लड से रिलेटेड, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद रखना भी और आसान हो जाए। तो आज हम लोग जो कंपोनेंट स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो है ब्लड। इससे पहले मैं क्या क्या करा चुका हूँ आपको इस चैप्टर में? जनरल सर्कुलेशन करा चुका हूँ, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन भी करा चुका हूँ। ठीक है, ब्लड शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला कंपोनेंट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और चैप्टर में मुझसे अरीबा तीनों कंपोनेंट्स के ऊपर डिस्कशन होगी। पहले इस पे होगी, फिर इस पे होगी, और आखिर में हार्ट पे होगी। और तो आखिर में थोड़ी सी डिजीज पड़ेगी, कार्डियोलॉजिस्ट बना देंगे आपको चैप्टर क्या। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है? ब्लड पढ़ा है तुमने? पहले पढ़ा नहीं? पढ़ा तुमने? पढ़ा करेंगे कहाँ पढ़ा था? वही पुराने स्कूल में तुमने पढ़ा? कहाँ पढ़ा? तुम कौन सी स्कूल से ड्रॉप आउट हो? हाँ डेब्स। और आप? ये सब डेब्स की तुमको हर साल से आ रहे हैं, डिसिप्लिन खराब हो गया अच्छा पता है डेब्स के बच्चा जो आता है ना, वो यही हर साल ये बच्चे करते हैं, लेकर आते हैं पढ़ाई ठीक है, फिर वो आके इंस्पायर स्कूल में आ जाते हैं। इंस्पायर स्कूल में इतनी पढ़ाई उसके ऊपर पड़ती है, एक जगह पढ़ाई नहीं होने से परेशान था, और एक जगह पढ़ाई इतनी हो रही है कि हालत नहीं। यहाँ पर ये वाला मसला नहीं है, यहाँ पर तो ये इसलिए तंग है कि टीचर छोड़ते ही बोलते हैं आओ पढ़ो। अच्छा चलो इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, बड़ी मजे की। ब्लड को डिफाइन कैसे करते हैं पहले तो ये समझिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। कोशिश कीजिएगा इसको एज अ नॉलेज वाला पार्ट समझे, ताकि याद भी रहे। और ये वो टॉपिक है ए लेवल्स में रिपीट होते हैं। ए लेवल्स का टीचर जलील करता है, ओ लेवल में क्या पढ़ के आया हो, क्योंकि तुम लोग रट्टा लगा के जाते हो, पता कुछ होता नहीं। इंटरेस्ट लोगे तो पता लगेगा। चलो सुनो, ब्लड क्या है? ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को अगर हम बायोलॉजिकली डिफाइन करें
तो यही स्टेटमेंट आती है। ब्लड को डिफाइन कैसे करते हैं, ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैंने अपने स्टेटमेंट में 2 वर्ड बोले, स्पेशल, कनेक्टिव, 3 वर्ड, स्पेशल, कनेक्टिव और टिश्यू। तो पहले समझो टिश्यू क्या होता है। टिश्यू वो रोज पेटल वाला टिश्यू नहीं है। टिश्यू क्या होता है, आप पढ़ते हैं कि जब बहुत सारे सेल्स एक जैसा फंक्शन कर रहे हो, बहुत सारे सेल मिलकर एक जैसे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, या बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टारगेट को अचीव कर रहे हो, तो वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है वो क्या कहलाता है, टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। ये चैप्टर 2 स्पेशलाइज्ड सेल में भी बताया है। स्पेशलाइज्ड सेल का जो टॉपिक है नोट्स में भी फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है। तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर काइंड्स ऑफ फंक्शन, इसको क्या कहते हैं, टिश्यू। तो ये तो हो गया टिश्यू। अच्छा, फिर अगला वर्ड मैंने बोला कनेक्टिव। ये कनेक्टिव क्या है, ये थोड़ा तुम्हारे लेवल से ऊपर है कि जब हम टिश्यूज को क्लासिफाई करते हैं ना बॉडी के, तो बॉडी के टिश्यूज में 3 तरह का टिश्यू आता है मेजरली। एक तुम सुन के समझ जाओगे, नर्वस टिश्यू। नर्वस का वर्ड तुमने चूंकि शायद पहले भी सुना हुआ है, तो तुम कनेक्ट कर पाओगे कि ये वो टिश्यू होगा जिससे ब्रेन बनेगा, जिससे स्पाइनल कॉर्ड बनेगी, जिससे नर्व्स बनेगी, एक्सॉन बनेगा, फलाना। तो ये वाला टिश्यू नर्वस टिश्यू। इसी तरह कनेक्टिव टिश्यू उस टिश्यू को कहते हैं जिससे बॉडी का बाकी पार्ट बनता है, यानी मसल्स बनते हैं, बोन्स बनती हैं, ब्लड बनता है। तो ये जो नर्वस, यानी नर्वस टिश्यू कौन सा है, जिससे ब्रेन बना है और उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स बने, और कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, जिससे बाकी स्ट्रक्चर्स बने। तो ब्लड जो है ना, वो कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशल वाला कनेक्टिव है। व्हाई स्पेशल कनेक्टिव, क्योंकि ब्लड इज द ओनली टिश्यू जो कि मूव कर सकता है, कोई और टिश्यू मूव नहीं कर सकता। ना ब्रेन मूव कर सकता है, ना मसल्स मूव कर सकते हैं। मूव से मेरा मसल अपनी जगह तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन ब्लड की तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव, सर्कुलेट नहीं कर सकते। बोन्स भी सर्कुलेट नहीं कर सकती, कर सकती है क्या? स्किन भी मूव नहीं कर सकती। तो नो अदर टिश्यू कैन मूव, ब्लड कैन मूव, ब्लड कैन सर्कुलेट। ब्लड एक जगह से दूसरी जगह रश कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। दैट इज व्हाई वी मेडिकली डिफाइन ब्लड एज अ स्पेशल टाइप ऑफ। बेटा बोलने से आता है, तुम तो बोलती क्यों नहीं? मेरे पास सारे गूंगे बच्चे क्यों आ जाते हैं? मुझे वो क्लासेस देखने की हसरत ही रह गई जहाँ टीचर बोलता है यस और नो, पूरी एकदम आवाज आती है कोरस में, यस सर। वो अलग ही एक एनर्जी लाते हैं क्लास में, तो पता नहीं कहाँ है। तो ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब इस लाइन का मतलब समझ आता है, blood is a special type of connective tissue. What is special about blood? It is a liquid tissue. It is a tissue which can move. It is a tissue which can change its position. ठीक हो गया? ये हो गया ब्लड का डेफिनेशन। अब ब्लड क्योंकि टिश्यू है, इसका मतलब है बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, और आप जानते हैं लिक्विड स्टेट में, फ्लूइड स्टेट में है। तो लेट्स से ये मेरे पास ब्लड का सैंपल है टेस्ट ट्यूब में। अच्छा, देखने में ये ब्लड कैसा दिखता है? यूनिफॉर्म रेड कलर का, है ना? रेड या रेडिश, डार्क रेड भी दिखता है बार दफा, ठीक है, थोड़ा सा ब्लैकिश भी दिख जाता है, लेकिन रेड की शेड होते हैं। तो आप अगर ब्लड का सैंपल लेंगे तो आपको ब्लड टेस्ट ट्यूब पे निकालने पर रेडिश दिखेगा और यूनिफॉर्म एक जैसा, जैसा ऐसा तो नहीं कि आधा काला आधा रेड, ऐसा नहीं, सारा यूनिफॉर्म दिखेगा। लेकिन मजे की बात क्या है कि सारा एक जैसा है, जिसमें बहुत कुछ शामिल है जो रेड कलर के अंदर गुम हो गया, ठीक है ना? तो आए उसको हम देखते हैं। तो ब्लड को जब हम उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन, इसको टिश्यू फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शन समझते हो, फ्रैक्शन, पार्ट्स। टिश्यू फ्रैक्शनेशन का मतलब क्या है कि जो ब्लड का टिश्यू है, जब इसके पार्ट्स को तुम अलग अलग करोगे, जब इसके पार्ट्स को क्या करोगे, अलग अलग करोगे, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? टिश्यू फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शन से निकला है टिश्यू फ्रैक्शनेशन। अभी यह बात समझ में आ रही है? यस सर। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मेरी। अब मैं कह रहा हूं कि ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये बात समझ में आ गई ना? जी सर। फिर मैंने कहा कि अगर ब्लड को हम देखते हैं तो हमें ब्लड यूनिफॉर्म दिखता है, लेकिन असल में ब्लड में बहुत कुछ है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड को के सैंपल को एक टेक्निक से गुजारते हैं जिसको क्या कहते हैं? टिश्यू फ्रैक्शनेशन। टिश्यू फ्रैक्शनेशन क्या मतलब कि ब्लड के टिश्यू के फ्रैक्शंस को हम क्या कर जाते हैं? अलग अलग। कैसे करते हैं?
तुम अगर किसी भी ब्लड बैंक चले जाओ तो तुम ये मशीन देख सकते हो। एक मशीन होती है, ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं होमोजेनाइजर, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। मशीन का प्रिंसिपल समझो क्या होता है। मशीन के प्रिंसिपल में आप ऐसे ब्लड सैंपल लगा देते और वो ऐसे घूमती है, ठीक है, वो घूमती है ऐसे तेज 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 घूमती है। थोड़ी फिजिक्स अप्लाई होती है यहाँ पर। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिजिक्स क्या पढ़ी? सर आप लैग कर रहे हैं। मैं लैग कर रहा हूँ भाई? मैं क्या लैग कर रहा हूँ? मैं पूरा सालिम कर रहा हूँ। वीडियो लैग कर रही होगी। यस सर, वीडियो लैग कर रही है मतलब। तो घर पे रहने को किसने कहा था? यहाँ मरना चाहिए था ना। सर वो ट्रांसपोर्टेशन इश्यू था, बाबा अभी घर आए हैं। तो अब मैं क्या पिक एंड ड्रॉप भी दूं आपको? अब समझो जरा, तवज्जो से सुनना बेटा। तो हम क्या करते हैं, उस मशीन में ब्लड के सैंपल को क्या करते हैं, रन करते हैं। तो चलो मैं ये जो सेंट्रीफ्यूगल वाला कॉन्सेप्ट है इसको एक कॉमन एग्जांपल समझाता हूँ। तुम एक छोटे से पत्थर में एक धागा बांधो और उसको घुमाना शुरू करो। जब भी तुम छोड़ोगे वो सर्कल के अंदर आएगा, बाहर निकलेगा। इमेजिन करो, जब घुमाते घुमाते छोड़ते हो तो बाहर की तरफ निकलता है, ऐसे ही है। ये जिस फोर्स से निकल रहा है ना, जो सर्कल से उसको बाहर लेके जा रही है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। खैर फिजिक्स नहीं पढ़ रही है। खुलासा ये कि जब आप किसी चीज को घुमाते हो तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ना चीजें बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो जो ब्लड का टिश्यू है, जब आप इसकी फ्रैक्शनेशन करते हो, लेट्स सपोज आपके पास इनिशियली सैंपल था टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये क्या था, सारा ब्लड था। अब ये मत करिए ग्रीन है कौन सा ब्लड है, ब्लड है, ठीक है। जब आप इसकी फ्रैक्शनेशन करते हो तो आपको इसमें दो कंपोनेंट मिल जाते हैं। यानी अब तक जो आपको यूनिफॉर्म एक चीज दिख रही थी ना, अब आपको क्या दिखता है कि आपको यहां पर बड़ा गाढ़ा सा डार्क डेंस सा पोर्शन अलग होता हुआ दिखता है, बड़ा डेंस सा पोर्शन अलग होता हुआ दिखता है। और इस डेंस से पोर्शन के ऊपर लाइट सा पोर्शन, डेंस और लाइटर का मतलब समझ लो कि आप जब ब्लड को के सैंपल को जो अब तक यूनिफॉर्म दिख रहा था, जब आप उसको होमोजेनाइज करते हो, घुमाते हो, तो आपको इनिशियली ब्लड दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक हिस्सा बड़ा गाढ़ा सा हिस्सा होता है, डेंस सा हिस्सा होता है, जो बॉटम पे नजर आता है क्योंकि वो गाढ़ा है, वो सेटल हो जाता है। और एक लिक्विड जैसा हिस्सा होता है, येलोइश लिक्विड। ये कैसा होता है? ये व्हाइटिश सा हिस्सा होता है, सॉरी नॉट व्हाइटिश, ये हिस्सा रेडिश सा हिस्सा होता है। और ये वाला पोर्शन व्हाइट सा हो जाता है, या नॉट एग्जैक्टली व्हाइट, येलो व्हाइट, ऑफ व्हाइट येलो, समझ आ रहा है? तो ब्लड को जब आप सेपरेट करते हैं तो इनिशियली ब्लड सेपरेट्स इनटू टू कंपोनेंट्स इनिशियली। और इसको इसी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है क्योंकि अब जो मैं बताऊंगा तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है कि ब्लड की जो सेपरेशन है वो कितने कंपोनेंट्स में हो जाती है, बोलो बोलो बेटा, दो कंपोनेंट। ब्लड दो कंपोनेंट्स में सेपरेट हो जाता है, ठीक है। जो लाइटर कंपोनेंट है, जो ज्यादा क्वांटिटी में हमें यहाँ दिख रहा है, दिस कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, नाम तो सुना ही होगा, प्लाज्मा। दिस कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ये कंपोनेंट कहलाता है प्लाज्मा। और जो सेकंड कंपोनेंट है, जो बॉटम पे सेटल हुआ, ये सेल्यूलर कंपोनेंट। क्या मतलब? इस कंपोनेंट में सेल्स हैं। जब मैं कह रहा हूं कि इस कंपोनेंट में सेल्स है, इसका मतलब इस कंपोनेंट में सेल्स नहीं। तो यूं कह लेते हैं कि ब्लड को जब हम फ्रैक्शनेट करते हैं तो आपको ब्लड दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। जो सेल्स होते हैं वो सारे अलग हो जाते हैं, और जो सेल नहीं होता वो सारा पार्ट अलग हो जाता है। समझ में आ रही? तो ब्लड में आपको दो कंपोनेंट्स मिलते हैं, प्लाज्मा और सेल्यूलर कंपोनेंट। बॉटम पे सेल्स मिल जाते हैं और टॉप पे आपको प्लाज्मा मिल जाता है। और इससे सर प्लाज्मा ये येलो व्हाइट में होता है ना? जी बेटा, जी येलो पोर्शन प्लाज्मा है। ठीक है सर। ठीक है, अब इससे हमें ये भी समझ में आया कि जो प्लाज्मा होता है, इन अदर वर्ड्स, वो ए सेल्यूलर कंपोनेंट। जब मैं ये कह रहा हूं कि ब्लड सेपरेट हो जाता है सेल्यूलर कंपोनेंट और प्लाज्मा में, इसका मतलब है सेल्स तो सारे कहां चले गए? सेल्यूलर कंपोनेंट में। तो जो प्लाज्मा होगा दैट वुड बी नॉन सेल्यूलर, ए सेल्यूलर कंपोनेंट। नहीं आ रही बात? आ रही है तो बोलो ना, बोलने में क्या बिल आएगा? यहां तक बात समझ में आ गई? अब सवाल ये कि प्लाज्मा में क्या होता है। अगर प्लाज्मा में सेल नहीं होते तो प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा की कॉन्फ़िगरेशन अलग से लिखने के लिए आती है।
प्लाज्मा में क्या क्या होता है? सबसे पहले प्लाज्मा में 90% तो क्या होता है? वाटर। प्लाज्मा का सबसे मेजर कंपोनेंट क्या है? वाटर। तो प्लाज्मा में सबसे पहले तो सबसे बड़ा पोर्शन वाटर का है, 90 to 95% वाटर ही वाटर। ठीक है। फिर प्लाज्मा के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होते हैं? प्रोटीन। ठीक है जी। और प्रोटीन्स में फिर कुछ एग्जांपल याद रखनी है आपने, बहुत लंबी लिस्ट है, सारी लिस्ट हम नहीं कर रहे। तो प्लाज्मा के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होते हैं? प्रोटीन्स लाइक फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन, ये तुम्हारे सिलेबस वाले लिख रहा हूँ सिर्फ। फिब्रिनोजेन जी, बेटा जो सिलेबस में वही लिखूंगा ना, क्या बात करेंगे? अब मैं लंबी लिस्ट लिखी तो पागल हो जाओगी। फिब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन। ये तो सिर्फ 4 लिखे हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा। सीरोप्लाज्मिक ट्रांसफर, इंफ्लेमेटरी इन्फ्लेमेटरी, क्या क्या कहा आपने मैंने? आखिरी वाला क्या लिखा है? बेटा क्या कहा मैंने कि प्लाज्मा इज द आखिरी ए वाला सेल्यूलर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। इसमें सेल नहीं होते। क्या होता है? 90% तो वाटर ही है। मेजर कंपोनेंट तो क्या है? कैसे बैठे हो? 90% तो क्या है? वाटर है। और उसके बाद फिर लार्ज नंबर ऑफ क्या है? प्रोटीन्स है। और उन प्रोटीन्स में जो मेजर वंस हैं, जो ओ लेवल्स में आपको जिनके नाम पता होने चाहिए और उनके फंक्शन, वो ये हैं: फिब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और प्रोथ्रोम्बिन। इनके नाम भी मालूम होने चाहिए। और इसके अलावा फिर प्लाज्मा में तीसरा जो पार्ट है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्ट्स एंड आयंस। सॉल्ट्स और आयंस, ये नॉलेज के लिए पढ़ो कि ब्लड की कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हो, वरना रट्टा मारना मुश्किल काम है। ऐसे समझो कि तुम्हारा ब्लड, उसमें क्या क्या है? सॉल्ट्स है, लाइक आयंस है, लाइक सोडियम आयंस, लाइक क्लोराइड आयंस, लाइक पोटेशियम आयंस, लाइक कैल्शियम आयंस। तो प्लाज्मा के अंदर सेल तो नहीं है, लेकिन क्या मेजर कंपोनेंट है? 3 मेजर कंपोनेंट है। सबसे पहला वाटर, दूसरे नंबर पर बहुत सारे प्रोटीन, ये 4 नहीं बहुत सारे होते हैं, 4 मेजर भी लिखेंगे आपको याद रखने। और फिर बहुत सारे सॉल्ट्स या आयंस, जिनमें सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। ठीक हो गया? यस सर। हाँ, प्लाज्मा में यस, मतलब ये बड़ी लंबी लिस्ट है मेजरली। यस, और भी होती है, बाइल के पिगमेंट्स भी होते हैं और कुछ, लेकिन वो सब इतना मेंशन नहीं। अच्छा, अब समझते हैं इनका रोल क्या है। सबसे पहले आ जाते हैं वाटर पे। बेटा वाटर का रोल क्या है? अलग से 2-4 नंबर पे P2 में लिखने के लिए आ गया कि भाई वाटर का रोल क्या है, तो आप लिखते हैं पानी है जिंदगी। अरे भाई स्पेसिफिक रोल पूछा है कि वाटर का स्पेसिफिक रोल क्या होगा? तो भाई वाटर का सबसे पहला रूल कि वाटर इज द ट्रांसपोर्टिंग मीडियम फॉर ऑल दिस मटेरियल। जितने भी मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, असल में तो मूव कौन कर रहा है? वाटर। क्या ख्याल है? ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। वाटर प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्टिंग मीडियम टू ऑल द सब्सटेंसेस। भाई ब्लड असल में जो मूव कर रहा है, तो उसमें ब्लड क्या है? वाटर मूव कर रहा है ना। तो भाई बोलो ना, वाटर मूव कर रहा है और वाटर के साथ आप साथ में चले जा रहे हो। असल में वाटर है जो आपको ट्रांसपोर्ट करा रहा है। तो वाटर इज अ ट्रांसपोर्टिंग, पहला रोल क्या है वाटर का? वाटर इज अ प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्टिंग मीडियम फॉर द सब्सटेंस और टू द मटेरियल। ठीक है, पहला रोल। दूसरा, तो लाइक एवरी मटेरियल या लाइक कोई स्पेसिफिक मटेरियल्स होता है जैसे सब मटेरियल, चाहे वो सॉल्युबल इन वाटर हो चाहे वो इनसॉल्युबल इन वाटर हो, लेकिन दोनों को ही अपने साथ वाटर ही मूव करा रहा है। अगर वाटर ना होता घंटा नहीं मूव कर जो सकती। ऑक्सीजन होता है वो आरबीसीज कराते हैं, तो अब H2O देखो भी कर। आरबीसी तो खुद तो वाटर से ही मूव करते हैं ना। ओह अच्छा। अब यार तुम लोग दिमाग लेकर आए हो मार्केट में। अल्लाह के बंदे, आरबीसी अगर ऑक्सीजन मूव करा रहा है, सॉरी ऑक्सीजन अगर आरबीसी मूव कर रहा है, तो आरबीसी को कौन मूव कराता है? वाटर। तो इन जनरल हाँ। इनडायरेक्टली एवरी ट्रांसपोर्ट इनडायरेक्टली किस पे बेस कर रही है? वाटर की मूवमेंट पर। इतनी बात समझ में आई है? कोई सवाल आ रहा है तो पूछ लो। नहीं, ये हम किसके ब्लड की बात कर रहे हैं?
क्या? ब्लड में प्लाज्मा है ना, अब जब हमने सेपरेट किया तो अलग हो गया, अलग हो गया, क्या मतलब है, कहां से बाहर में लगेगा? अच्छा चलो ठीक है, यहां समझ में आया। पहला रोल ये सिर्फ वाटर का, वाटर के बहुत रोल है। पहला रोल क्या हो गया, यही मेजर ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। दूसरा बेटा, आपकी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन इनको कहते हैं, मेटाबॉलिज्म इनको कहते हैं, वाटर तमाम रिएक्शंस की बेसिक कंडीशन है। बगैर वाटर के रिएक्शन नहीं होता। आप केमिस्ट्री की डेप्थ में जब जाओगे तो आप ये पढ़ोगे कि हर रिएक्शन के लिए कंडीशन चाहिए होती है ना, और तकरीबन हमारी बॉडी में होने वाले हर रिएक्शन की जो कंडीशंस की लिस्ट है उसमें वाटर इज मैंडेटरी। क्या समझे, दोबारा सुनना कि वाटर का रोल पढ़ रहे हैं तो वाटर एक तो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा वाटर इज द बेसिक कंडीशन फॉर ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जितने भी रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रहे हैं उनको होने के लिए वाटर एक बेसिक कंडीशन है, यानी बगैर वाटर के रिएक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। सर क्या बोल रहे हैं? वाटर इज अ बेसिक कंडीशन फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं उन तमाम रिएक्शंस के लिए वाटर एक बेसिक कंडीशन है। बगैर वाटर के रिएक्शन ना होगा, समझ रहे हो? नेक्स्ट तीसरा वाटर ऑल्सो, सुन तो लो, मैं किसको बता रहा हूं, तीसरा रोल बता रहा हूं। तीसरा रोल कि बेटा वाटर हमारी बॉडी में बफरिंग एक्शन भी परफॉर्म करती है। ये क्या होता है बफरिंग एक्शन? क्या देखो, वाटर का नेचर होता है, ये थोड़ी केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है, वाटर एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अब बोलो यार, ना बफरिंग पता हमें ना एम्फोटेरिक पता हमें, है पता ही कुछ नहीं, दुनिया में पता नहीं क्यों आए थे। तो वाटर का नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक। सुन लो क्या होता है एम्फोटेरिक। देखो, एक होता है एसिड, एक होता है बेस, और एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिड के सामने बेस की तरह बिहेव करता है और बेस के सामने एसिड की तरह बिहेव करता है। इसको कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। क्या कहा मैंने? एक सब्सटेंस है जो नेचर में एसिडिक होता है, ये अगेन की केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एसिड क्या होता है। एक सब्सटेंस है जो नेचर में बेसिक होता है, और एक सब्सटेंस है जो एसिड के सामने बेस बन जाता है और बेस के सामने एसिडिक बिहेवियर शो करता है। इसको कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अब आपको ये केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या हो जाती है? न्यूट्रलाइजेशन। क्या मतलब कि दोनों का इफेक्ट एक दूसरे से क्या हो जाता है? कैंसिल। यही मतलब है ना। तो अब समझो कि वाटर जो हमारी बॉडी में है ना, वो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। अब एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होने की वजह से क्या होता है कि लेट्स से हमारी बॉडी में कोई एसिड बढ़ रहा है, तो वाटर क्या करता है? बेस बन के उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। हमारी बॉडी में कोई बेस बढ़ रहा है तो वाटर एसिडिक बिहेवियर शो करके उसको भी क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज। ये क्यों कर रहा है? ताकि वो इन्वायरमेंट को चेंज होने से बचाए, क्योंकि एसिड से भी इन्वायरमेंट क्या होगा? चेंज, और बेस से भी इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा? चेंज, जो हम नहीं चाहते। तो वाटर क्या कर रहा है? इन्वायरमेंट को चेंज होने से बचा रहा है, और इसी को हम कहते हैं बफरिंग एक्शन। क्या कहते हैं? बफरिंग एक्शन, BUFFERING, बफरिंग। वाटर provides the buffer, or water act as a biological buffer. वाटर हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल बफर है। अब आप किसी में एक्सप्लेन करोगे बफर क्या होता है, हर चीज कैसे एक्सप्लेन करोगे कि बफर वो सब्सटेंस है जो बॉडी के एनवायरनमेंट को, पीएच को मेंटेन करता है। कैसे? तो आप बोलोगे वाटर एम्फोटेरिक नेचर का होता है, तो एसिड को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है और बेस को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है, और बाय दिस मैकेनिज्म वाटर हमारी बॉडी के एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। समझ आ गई? दोबारा बता रहा हूं। पहला, वाटर प्रोवाइड्स बेसिक, वाटर प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्टिंग मीडियम फॉर द मटेरियल, टू द मटेरियल। ट्रांसपोर्ट सारी की सारी वाटर से है। समझ आई बात? दूसरा कि वाटर इज अ बेसिक कंडीशन फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ योर बॉडी। बगैर वाटर के रिएक्शंस होना मुश्किल, ये साथ को याद करते हो आज से। तीसरा कि वाटर एक्ट एज अ बायोलॉजिकल बफर, यानी वाटर क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट इन योर बॉडी और योर ब्लड।
कि ब्लड का जो एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहे, चेंज ना हो जाए। इज दैट क्लियर समान? तो ये रोल तो हो गया किसका? वाटर का। तो वाटर के बारे में वैसे तो और आपने भी बहुत buffering सारे। का कहा था? क्या कह रहे हो बेटा? सर आपने जो एम्फोटैक वाला पार्ट बताया था, व्हाट वाज दैट प्रोसेस कॉल्ड? बफरिंग एक्शन बेटा, बफरिंग एक्शन, BUFFERING, बफरिंग एक्शन। आ रहा हूं अभी चल रहा हूं। नेक्स्ट बेटा, प्रोटीन्स की कैटेगरी में आ जाए। पहले हम बात करने लगे हैं फिब्रिनोजेन। देखो बेटा, फिब्रिनोजेन भी प्लाज्मा में मौजूद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है और ये क्लॉटिंग फैक्टर है। क्या है ये? नाम सुना है क्लॉटिंग फैक्टर का? क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं? मैं हमेशा इसको एक ही एग्जांपल से समझाता हूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर हो जाए। देखो, जब कहीं पर भी कट लगता है आपकी बॉडी में, इसको इमेजिन करना एक दीवार है, ठीक है, स्किन आपकी दीवार, वॉल, जो कि किससे बनी हुई है? ब्रिक्स से, ईंटों से, ब्लॉक से। अब समझो कि दीवार टूट गई है। तो अब जब दीवार टूट गई, आपने ब्लॉक्स उठाए और ब्लॉक्स उठाकर उस गड्ढे को, उस होल को क्या कर दिया? फिल कर दिया। ये जो ब्लॉक्स है ना, ये प्लेटलेट्स है आपकी बॉडी में। ये ब्लॉक्स क्या है? प्लेटलेट्स। लेकिन अगर मैं एक होल को सिर्फ ब्लॉक लगा के बंद कर दूंगा तो वो बंद तो हो जाएगा, लेकिन जब तक उसमें सीमेंट ना लगे तब तक क्या वो स्टेबलाइज होगा? भाई वो तो ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे हुए ना, उनको एक लात मारोगे गिर जाएगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि सीमेंट है जिसको आप पेस्ट बना के जब लगाते हो तो वो फिर उनको जोड़ देती है और हार्डन कर देती है। तो बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर्स ये सीमेंट होते हैं। तो अगर प्लेटलेट से कहीं पर ब्लीडिंग रुक भी गई है तो उस वक्त तक वो स्टेबलाइज नहीं होगी जब तक उस पर क्या ना लगे? क्लॉटिंग फैक्टर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आखिर में जाके लगता है वो यही है, फिब्रिनोजेन। असल में ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव से मुराद ये ड्राई सीमेंट है। क्या ये? जैसे ड्राई सीमेंट लगाओगे तो नहीं होगा ना, उसको पहले उसको पेस्ट बनाना पड़ेगा। तो फिब्रिनोजेन क्या होता है? फिब्रिनोजेन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, जो इसकी एक्टिव फॉर्म। फिब्रिनोजेन किस में कन्वर्ट होता है? फिब्रिन में, जो इसकी एक्टिव फॉर्म है। और फिर फिब्रिन का काम क्या है? इट स्टेबलाइज लूज प्लेटलेट प्लग। क्या ख्याल है? इट स्टेबलाइज लूज प्लेटलेट प्लग। क्या काम हुआ? फिब्रिन इज अ सीमेंट, ठीक है ना? तो फिब्रिनोजेन इज एन इनएक्टिव प्रोटीन। जब कहीं पर कट लगता है, समीर समझ में आ रही है बेटा? समीर, फिब्रिनोजेन इज एन इनएक्टिव प्रोटीन। जब कहीं पर कट लगता है तो फिब्रिनोजेन एक्टिव होता है। किस फॉर्म में जाता है? फिब्रिन की फॉर्म में। और उसका क्या काम है? उस प्लेटलेट प्लग को, जो कि ब्लॉक्स का एक लूज प्लग बना हुआ है, उसको जाकर स्टेबलाइज करते हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि बार बार आपको कट लगता है, ब्लीडिंग रुक जाती है, लेकिन जरा सा झटका लगा दोबारा शुरू हो जाती है। इसका मतलब अभी उसमें सीमेंटिंग नहीं हुई। अभी आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है? लेकिन जब वो कुछ टाइम गुजर जाए, 10-12 घंटे गुजर जाए, उसके बाद दोबारा वहां से ब्लीड नहीं करेगा। इसका मतलब है वहां पर प्लेटलेट का प्लग स्टेबलाइज हो। तो फिब्रिनोजेन क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है जो इनएक्टिव है। ये जब इसकी जरूरत पड़ती है तो ये एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होकर प्लेटलेट प्लग को स्टेबलाइज करता है। इज दैट क्लियर? कुछ छपोड़ी समझ में आ रहा है? यस सर। बेटा पता है कि हादसा जो हुआ था ना तुम्हारे साथ, इसी का। और आ जाओ एक और फैक्टर पे जो प्रोथ्रोम्बिन। बताऊंगा ये सब इससे कनेक्ट हो रहा है, इसलिए बता रहा हूं। क्योंकि ये वाला जो अब बताने लगो एमसीक्यू में आता है, सही सीक्वेंस को पकड़ना होता है। देखो, मैंने लफ्ज जब इस्तेमाल किया था क्लॉटिंग फैक्टर्स का, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स बहुत सारे हैं और सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स मिलकर आखिर में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? फिब्रिन, जो जाके क्या करता है? प्लेटलेट प्लग को स्टेबलाइज करता है। अब मैं जो बोलूंगा जरा गौर से सुनना, कंफ्यूज नहीं होगा। लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर की शुरुआत ऐसे नहीं होती। मैं बड़ा बेसिक सा बताऊंगा, जब कहीं कट लगता है तो सीक्वेंस बताने लगा हूं, जो मेजर सीक्वेंस है। जब कहीं पर कट लगता है तो वहां पर प्लेटलेट का प्लग बन जाता है। प्लेटलेट जाके उस होल को बंद कर देते हैं। अब लिवर से रिलीज होता है विटामिन के। नाम सुना है विटामिन के? नहीं सुना तो अब सुनो।
तुम लोग पता कुछ नहीं कहां से आए हो तुम लोग यार, ओ लेवल में तुम लोग वो 3 में आ चुके हो यार। नहीं, लिवर से क्या रिलीज होता है? विटामिन। बोलो बेटा, बोल मेरे साथ रिपीट क्या करो। लिवर से रिलीज होता है विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? के, यस, विटामिन के converts this prothrombin. Vitamin K converts this prothrombin from inactive form to active form thrombin. प्रोथ्रोम्बिन को विटामिन के किसमें कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन में। और फिर ये थ्रोम्बिन है जो क्या करता है? फिब्रिनोजिन को कन्वर्ट करता है फिब्रिन में, और फिर फिब्रिन जाके प्लेटलेट को स्टेबलाइज करता है। तो क्या सीक्वेंस बनी? वाइट सबसे पहले प्लेटलेट अपनी जगह पर जाके लग जाते, फिर लिवर से रिलीज होता है क्या? विटामिन, विटामिन के कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, then thrombin converts fibrinogen to fibrin, and fibrin has this duty to stabilize the platelet plug. आमान समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है? इसलिए पहले ब्लॉक की दीवार खड़ी करेंगे, बाद में सीमेंट लगाएंगे ना। समझ में आ गई भाई? अभी हाँ कहा? यस सर, समझ आ रहे हैं। यस सर। ठीक है, सीक्वेंस क्या है? वन लास्ट टाइम, विटामिन के कन्वर्ट्स prothrombin to thrombin, and then thrombin is responsible to convert fibrinogen into fibrin, and then fibrin finally has this function to stabilize the loose platelet plug. नहीं आ रहा है? ये हो गया फंक्शन किसका? फिब्रिनोजन का भी हो गया और प्रोथ्रोम्बिन का भी हो गया। अब रहेगा एक कौन? एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। अब आ जाओ एल्ब्यूमिन की बात करें। एल्ब्यूमिन का नाम सुना होगा? वेरी गुड। एल्ब्यूमिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्रोटीन, जिसके जब आप नाम सुनते हैं तो आप उसको अंडे की जो एग जो योग होता है, एग योग में और एग व्हाइट में, बेटा ये प्रोटीन आपकी प्लाज्मा का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। सबसे इंपॉर्टेंट प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो प्रोटीन है वो यही है। और मजे की बात क्या है कि डाइट में इसकी, आपकी जो नेचुरल डाइट है उसमें ये प्रोटीन सिर्फ फिश ऑयल और अंडे में मौजूद है बस। और डाइट्स के अंदर एल्ब्यूमिन की वैल्यू है बहुत कम है। इसी वजह से जब आपकी एल्ब्यूमिन डेफिशिएंसी हो जाती है और सिग्निफिकेंट डेफिशिएंट हो जाता है तो एल्ब्यूमिन की ड्रिप्स, आपको ड्रिप्स आ गई। आप यूं समझिएगा कि एक ड्रिप जो इतनी साइज की है उसको, उसमें एल्ब्यूमिन को इकट्ठा करने के लिए कम से कम भी 10,000 अंडे लग जाते हैं। इतना थोड़ी क्वांटिटी में अंडे में है, उसको भी हम ज्यादा मानते हैं। तो इसीलिए एल्ब्यूमिन एक ड्रिप आज के हिसाब से 22,000 रुपए की है। 22,000 क्या होगा? नहीं वो बेटा ऐसा नहीं, ऐसा अंडे की जर्दी पूरी एल्ब्यूमिन नहीं है, कैरियर थिक होगा। अबे क्या अंडे का दूध डालेंगे इसके अंदर? उसमें से एल्ब्यूमिन निकालेंगे। अब सवाल ये कि एल्ब्यूमिन का ऐसा क्या काम है? इतना इंपॉर्टेंट, मतलब कीमती है ये एल्ब्यूमिन। कदर कर लो, अल्लाह ने मुफ्त में दिया हुआ है। अब जरा समझना, देखो आपका ये जो ब्लड है, आपका जो ब्लड होता है ये वेसल्स में रन कर रहा होता है। अब गौर सुनना, और वेसल्स के सराउंडिंग में क्या होते हैं? टिश्यूज। भाई आप समझो ना, आपकी हाथ की वेन है, अब इस वेन में ब्लड है ना, ब्लड में जो वेन है इसमें ब्लड जा रहा है, ठीक है ना, ये आर्टरी में ब्लड जा रहा है, जो सराउंडिंग उसमें ब्लड लीक तो नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। तो मेरे बच्चे, ये ब्लड या इसका प्लाज्मा, ब्लड या इसका प्लाज्मा लीक ना हो, ये एल्ब्यूमिन मेक श्योर करता है। एल्ब्यूमिन, इसको मेडिकल टर्म देते हैं, आप इसको ऐसे याद रखिएगा, इट प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ प्लाज्मा। ब्लड में ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड में प्लाज्मा है नहीं है भाई, ब्लड प्लाज्मा ब्लड का एक पोर्शन है ना। तो जब ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा होता है तो नॉर्मली लीक नहीं करता, लेकिन अगर एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये ब्लड में से जो प्लाज्मा है, जो वाटर है, जो प्रोटीन है, ये लीक होकर कहाँ आना शुरू हो जाते हैं? इस एरिया में। और इससे क्या होता है? हमारे अम्मा पापा डॉक्टर है, स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। जिन लोगों के पाँव में स्वेलिंग आ जाती है, या छोड़ो पाँव में छोड़ो, कभी देखा तुमने चोट लगी जोर से और सूजन आ गई, वहां पर भी क्या हुआ? चोट लगने की वजह से हुआ डैमेज, और वहां से
प्लाज्मा लीक होकर कहाँ आ गया, सेल्स के दरमियान, तो वहां पर क्या हो जाती है, स्वेलिंग। तो इसी तरह जिन लोगों में एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, तो वहां पर हम क्या देखते हैं, उनके पाँव पे, क्योंकि पाँव पे प्रेशर वैसे ही ज्यादा होता है ना। और अगर एल्ब्यूमिन भी क्या हो जाए डेफिशिएंट, तो एल्ब्यूमिन क्या करता है, अम्मा बस जाके पूछना है, एल्ब्यूमिन क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है प्लाज्मा की लीकिंग को, प्रिवेंट करके रखता है। जैसे ही एल्ब्यूमिन गिरना शुरू होता है, प्लाज्मा स्टार्ट्स टू, बोलो बेटा, लीक आउट, प्लाज्मा बाहर लीक करता है। और जब प्लाज्मा बाहर लीक करता है तो क्या होता है, सेल्स के दरमियान फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, एडीमा, स्वेलिंग। समझ में आई? तो किसी भी पाँव की, अम्मा अब्बा के पाँव में स्वेलिंग आप देखें, आप समझ जाए अम्मी आपको एडिमा हुआ है, एल्ब्यूमिन डेफिशिएंट हो सकता है आपकी बॉडी, पता करना पड़ेगा। सर आपने क्या बोला था? जी बेटा, स्वेलिंग से एक्जिमा? एक्जिमा नहीं, ओ भाई, ओ भाई मेरी डॉक्टरी पे तुम जो है ना कुछ कर रहा हूं, एक्जिमा तो अलग सर आप, चीज है, एडिमा, एडिमा मेरी माँ, अच्छा उसकी माँ, एडिमा, ये है एडिमा। अच्छा ठीक है, तो एल्ब्यूमिन का क्या रोल हुआ, एल्ब्यूमिन इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ प्लाज्मा, albumin is responsible to prevent the leakage of plasma into tissue space. Albumin क्या करता है, प्लाज्मा की लीकेज को प्रिवेंट करता है, कहां पर, टिश्यू स्पेस। अगर एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो प्लाज्मा की लीकिंग शुरू हो जाती है इनटू टिश्यू स्पेस, दैट कॉजेस एडीमा टिश्यू स्पेस। यस, हो गया। Albumin prevents the leaking of plasma in tissue space. Is that clear, बच्चों? Yes, sir. यस सर। अब लास्ट आ जाए, लास्ट मेजर प्रोटीन पे आ जाए, जो ग्लोब्यूलिन है। ये बड़ा आसान है, आपने एंटीबॉडीज का नाम सुना? यस सर। एंटीबॉडीज जिनका रोल होता है आपकी इम्यूनिटी के अंदर, इसके अंदर इम्यूनिटी। तो बेसिकली जो एंटीबॉडीज जो इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले करती है आपकी इम्यून फोर्सेस के साथ, ये ग्लोब्यूलिन है। ग्लोब्यूलिन इज द जनरल टर्म फॉर देम, एंटीबॉडीज। आपके प्लाज्मा में जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स हैं, दे आर वर्किंग एज एंटीबॉडीज। तो इनका रोल किसमें हो जाएगा, इम्यूनिटी में। यस और नो, इसमें हो जाएगा रोल इम्यूनिटी में। तो क्या क्या हो गया, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये क्लॉटिंग में रोल प्ले करते हैं, एल्ब्यूमिन लीकेज को प्रिवेंट करता है, और ग्लोब्यूलिन जो है ये एंटीबॉडीज के तौर पर बिहेव करते हैं और इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। ग्लोब्यूलिन जो है वो एंटीबॉडीज के तौर पे बिहेव करते हैं और इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करते हैं। एम आई क्लियर? यस सर। Any issues? अरीबा फातिमा, अरीबा फातिमा यहाँ, अरीबा शाहिद, अरीबा शेख, अरीबा इरफान, कौन हो भाई? अरीबा अमीन, अरीबा आमिर, अरीबा आमिर, आमिर क्यों बोल रही है यार, आमिर बोल रहे हैं। अरीबा आमिर, अरीबा आमिर, आमिर इरफान, सायमान आबिद, जैमुल, डॉक्टर नूर मोहम्मद आज तक नहीं देखी। अच्छा जी, ये सारा समझ में आ गया। तो बेटा दैट वाज द रोल ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में मेजर कंपोनेंट व्हाट आर, प्रोटीन्स के लिए होगा। अच्छा सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स का रोल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो बस सॉल्ट्स है, याद रखें। नाउ कम टुवर्ड्स द सेकंड कंपोनेंट, जो क्या है, सेल्यूलर कंपोनेंट है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेल्यूलर कंपोनेंट्स के ऊपर कि ब्लड के अंदर सेल्यूलर कंपोनेंट्स कौन से। जितना बोलोगे उतना लंबा चलेगा। आपने बोला अब आ जाए सेल्यूलर कंपोनेंट की जब आप बात करते हैं, यानी ब्लड का वो पोर्शन जिसमें सिर्फ क्या है, सेल्स हैं। तो भाई आराम से
सेल्यूलर कंपोनेंट। बेटा ब्लड में प्लाज्मा जो कि एक विदाउट सेलुलर सेल पार्ट था, अब ये वो पार्ट आ गया जिसमें सिर्फ सेल्स हैं। तीन तरह के मेजर सेल्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है जी। कौन कौन से भाई? नंबर 1 रेड ब्लड सेल, नंबर 2 WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, और नंबर 3 प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल मिलकर क्या बनाते हैं? तो आपके ब्लड में मेजरली सेल्स 3 तरह के हैं, कौन कौन से? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक हो गया? अच्छा, इन तीनों सेल्स के ऊपर हम बात करेंगे। ये तीनों के तीनों सेल्स बनते कहां पर है बेटा? ये तीनों के तीनों सेल्स बनते हैं बोन मैरो। कहां बनते हैं? बोन मैरो। एक बड़ा अजीब सा सवाल आता है कि आम लोगों के दरमियान कि भाई ब्लड कहां बनता है? वो कहते हैं कि जिगर में बनता है, लिवर में। पता नहीं कहां बनता है, कौन कह रहा है लिवर में? जिगर का टुकड़ा तो मेक सेंस ना। ब्लड इज नॉट मेड बाय लिवर भाई। लिवर हैज a lot of functions, it can play some indirect roles, ठीक है, but liver has no role in directly blood synthesis, ठीक है। इनडायरेक्टली जाहिर है बॉडी का पार्ट है और बड़ा मेजर ऑर्गन है तो लेकिन ब्लड सेल बना रहा लेवल का ये तो अजीब 100% झूठ। हाँ, जब आप पैदा नहीं हुए थे इंट्रा यूट्राइन लाइफ में लिवर में ब्लड होता है क्योंकि उस पर बोन इजी नहीं बनी होती, फिर बोन्स बनती है, फिर बोन मैरो बनता है, तो फिर जाके ये जिम्मेदारी किसको मिल जाती है? बोन मैरो। तो बोन मैरो समझते हो क्या होता है? वही मुझे पता था ना ये बातें चलने आएंगी तो इसका पूरी बोन मैरो किसे कहते हैं? जो हड्डी के अंदर जो आप वो नली बिहारी और पाए में तो वो झाड़ झाड़ के निकालते हैं, समझे? तो वो जो झाड़ के वो गुद्दा निकल के आता है दैट इज बोन मैरो। अच्छा, अब बोन मैरो कहाँ होता है? जब आप पैदा होते हैं उस वक्त तकरीबन आपकी हर हड्डी में बोन मैरो होता है। फिर जैसे जैसे आप बड़े हो रहे होते हैं तो बहुत सारी बोन्स का बोन मैरो क्या होता जाता है? खत्म होता जाता है, ड्राई होता जाता है, खत्म होता जाता है। और जब आप एक अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपकी सिर्फ लॉन्ग बोन्स के अंदर यानी कि ये वाली बोन ह्यूमरस, ये वाली बोन फीमर और वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन, सिर्फ इनके अंदर बोन मैरो रह जाता है। उसके बाद जब आप और बड़े होते जाते हैं और अपनी लेटर एजेस में चले जाते हैं तो आपके लॉन्ग बोन्स का बोन मैरो भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है और सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम का बोन मैरो एक्टिव रह जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता वर्टिब्रल कॉलम का बोन मैरो भी ड्राई होने लगता है। तो इसीलिए बुढ़ापे में जाकर लेटर एज में जाकर फ्रेश ब्लड बनने का प्रोसेस खत्म हो जाता है। क्या भाई लाइफ तो ऐसी एंड होगी ना, लाइफ तो एंड होगी ना किसी ना किसी दिन। नहीं खतरनाक इज नेचुरल प्रोसेस, ठीक है भाई। क्या किसी को टाइम दिया हुआ है? अम्मा को क्या बता के निकली थी कि जा रही हूँ किसी का घूमने? भाई क्लास में हो, एक इंस्टीट्यूट में हो, फिर कॉल देखो इसकी तो कोई कॉल नहीं आई, इसके घर वाले वैसे ही परेशान थे, गई जान छोटी, आपको लेने भी आएंगे कि नहीं आएंगे? तो कहते चाहोगी लेने आएगा कोई है? मुझे लेने नहीं आए तो गई, ठीक है जी। यहाँ तो बात समझ में आ गई। तो ब्लड के अंदर 3 तरह के मेजर सेल्स हैं और तीनों की सिंथेसिस कहाँ होती है? बोन में, ठीक है। अब इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, बोन मैरो जो सेल्स बनाता है उसमें आरबीसी भी है, उसमें डब्ल्यूबीसी भी है, लेकिन उसमें प्लेटलेट नहीं। आप बोले यार ये क्या बात कर? बोन मैरो जो है, ब्लड सारा बोन मैरो बना रहा है यानी ब्लड के सेल्स, ये वाला पार्ट नहीं, प्लाज्मा बोन मैरो नहीं बना रहा। सेलुलर कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। प्लाज्मा तो अलग अलग जगह बनता है, अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग जगह बने हुए हैं प्लाज्मा, समझना जी? सारे आ जाते हैं प्लाज्मा में, बनते अलग अलग जगह पे, लेकिन जो सेल्स हैं सारे कहाँ बनते हैं? बोन मैरो। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि प्लेटलेट नहीं बनते। अब जरा एग्जैक्ट बात समझिए, असल में प्लेटलेट सेल है ही नहीं। मैं बताऊंगा वो अगली क्लास के लिए अलग अलग बताऊंगा। सिर्फ ये बता दी जा रही छोड़ रहा हूँ,
बोन मैरो जो सेल बनाता है ना प्लेटलेट्स के लिए, वो सेल होता है मेगा कैरियोसाइट। बोन मैरो जो सेल बनाता है, एक को आरबीसी बनाता है, एक डब्ल्यूबीसी बनाता है, और फिर तीसरा बनाता है क्या, मेगा कैरियोसाइट, एक बड़ा सा सेल होता है। फिर इस बड़े से सेल के क्या हो जाते हैं, टुकड़े, और जो टुकड़े बनते हैं उन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स आर नॉट सेल्स, दे आर सेल्यूलर फ्रैगमेंट्स। स्कूल में जाते तो तुम So I didn't जाते get this part. क्या कहा, दोबारा कहूं मैंने क्या कहा जी। कि प्लेटलेट्स, बेटा प्लेटलेट्स आर नॉट सेल्स, इसीलिए किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, तुमने खुद ही मान लिया होता है, समझ में आ रही? और जाके किसी टीचर से पूछो, डायरेक्ट हो सकता है वो भी कंफ्यूज हो जाए कि बच्चे को पता कैसे इतनी डेप्थ की बात। तो प्लेट आरबीसी एक सेल है, डब्ल्यूबीसी एक सेल है, लेकिन प्लेटलेट सेल नहीं है। जिन सेल से प्लेटलेट बनते हैं वो सेल कौन सा होता है, मेगा कैरियोसाइट। और फिर उस सेल के टुकड़े हो जाते हैं, फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, और फ्रेगमेंट्स ऑफ दैट मेगा कैरियोसाइट आर कॉल्ड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट असल में सेल नहीं है, सेल के टुकड़े, जैसे दिल के टुकड़े हो जाते हैं ना, बस। मैं क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, लंगड़ जमाने बोल रहे हो, अल्लाह के बोलो। मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोटी क्या होता है, बोन मैरो बना रहा है आरबीसी, बोन मैरो बना रहा है डब्ल्यूबीसी। बोन मैरो जो सेल बना रहा है प्लेटलेट के लिए, दैट इज मेगा कैरियोसाइट, जो कि दैट सेल अंडरगोज फ्रेगमेंटेशन, टूटने का प्रोसेस, एंड ड्यू टू दैट फ्रेगमेंटेशन जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं, दे आर कॉल्ड प्लेटलेट्स। क्या हुआ, हम आगे छूट गए क्या, अब ये छूट गया, ज्यादा पढ़ लिया, औकात से ज्यादा पढ़ लिया क्या? तुम्हें तेज होना पड़ेगा बेटा, वरना तुम भूल के तुम। तो मेगा कैरियोसाइट्स आर एक्चुअली दोस सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर सेल्यूलर फ्रेगमेंट। अब ये कभी भी तुम एग्जाम में मेगा कैरियोसाइट का नाम नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि कौन से सेल हैं आरबीसी के अलावा जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो आरबीसी के लिए तो फेमस है कि न्यूक्लियस नहीं होता, अब प्लेटलेट में भी नहीं होता, क्योंकि प्लेटलेट सेल है ही नहीं। प्लेटलेट क्या होते हैं, सेलुलर फ्रेगमेंट्स। इसलिए किसी भी बुक में आप पढ़ोगे कहीं नहीं लिखा हुआ कि प्लेटलेट सेल होते हैं, लेकिन वो पढ़ाया ऐसे जाता है कि आपको, आप खुद से ये समझ लेते हो कि दे आर सेल्स। तो प्लेटलेट्स आर सेलुलर फ्रेगमेंट्स। आज जाके हम अब्बा के सामने चौड़ा लगा रहा हूं सर, अब्बा ने वही जूता रखा ना, चौड़ा तो सारा निकल जाए, ठीक है इंशाल्लाह। सर आपने क्या कहा, प्लेट्यूल्स आर, व्हाट सर ये कभी आपने क्या कहा था, प्लेट्यूल्स क्या? प्लेट्यूल्स मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा ये वो प्लेटलेट जो भी, मैंने कहा प्लेटलेट्स आर नॉट सेल्स, दे आर सेल्यूलर फ्रेगमेंट्स, ठीक है। इसी पॉइंट पर इंशाल्लाह बात खत्म कर रहे हैं। और अभी यहाँ ताहा, आई वांट टू सी यू फिजिकली इन द क्लास नेक्स्ट टाइम, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू टेक इन माय क्लासेस। ताहा स्पेशली यू, सर मैं आ जाता, अगर क्या बोलते आना ही पड़ेगा मेरे बच्चे, अगर तुम नहीं आए हो ना तो तुम्हें मैं क्लास से वैसे ही रिमूव कर दूंगा नेक्स्ट टाइम। अल्लाह, सेल्फ स्टडी शुरू कर दो, मैं रिकॉर्ड प्लेस रखूंगा और मुझे सिलेबस ला दो, मैं स्कूल ही नहीं है। कुछ समझ में आया अली का, कौन लेने आएगा आपको? बताया नहीं, कब आना, बताया कब आना, कब बोला? 1:30 के ऊपर हो गया, 1:30 हो गया। देख लेना, नहीं तो फिर अंदर बैठ के वेट करना, बाहर नहीं।